Viewers, this is Shizan Gulzar. As we know that we have started a series of lectures on the monetary economics, and in monetary economics we have completed the three units as per your syllabus. Now we have one unit pending, that is Indian financial system. तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को कवर करने के लिए आई स्टडीड अनफॉर्चुनेट दैट कि इसको हम कंप्लीट नहीं कर सके बिकॉज देयर वाज सच लिमिटेड टाइम. तो बिजी शेड्यूल की वजह से आई वाज नॉट एबल टू डिलीवर द लेक्चर्स ऑन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. तो इसलिए थोड़ा बहुत हम यहाँ तक नहीं पहुँचे. हमने फिनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट ऑफ आरबीआई वो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया. तो नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर यूनिट. तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि आई विल ब्रेक दिस वीडियो और दिस वी कॉल यूनिट इनटू टू पार्ट्स. दो पार्टों के अंदर मैं इसको डिस्कस करूंगा. अब मैं यहाँ पे डिटेल की बात डिस्कस नहीं करूंगा. नाउ यू हैव 4 or 5 days फॉर द एग्जामिनेशंस लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशन. तो मैं दो लेक्चर से एक लेक्चर के अंदर इस कंप्लीट चैप्टर को पेश करूंगा. आई होप कि आप खुद पढ़ोगे कि यहाँ पे मैं डिटेल्ड की बात नहीं करूंगा, ना कर सकता हूं बिकॉज वी हैव नो लिमिटेड टाइम. तो इस लिमिटेड टाइम को हमें अच्छे से एलोकेट करना है. तो इस एलोकेशन के लिए मैंने एक ऐसा मीन लाया कि आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी इजी एंड आई विल प्रोवाइड वी कॉल ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर of this particular unit and I hope that you will be able to understand and आप खुद भी इसको कोशिश करोगे पढ़ने की. Now as we have Indian financial system. Indian financial system जो है उसके अंदर हमें देखना है ओवरव्यू. इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका ओवरव्यू देखना है. ओवरव्यू के अंदर हमें ज्यादा डीप नहीं जाना है. उसके लिए पहले जो हमारे सिलेबस के अंदर कंसर्न होता है दैट इज द मीनिंग. तो पता है कि इंडिया इज अ कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंस को साइड में छोड़िए, सिस्टम. अगर हम सिस्टम की बात करेंगे वी मे कॉल के कोई निजाम है. किसी हर चीज का निजाम जो होता है उसका पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर कुदरती निजाम है तो कुदरती निजाम को कोई गोल होता है वो अटेन करने के लिए वो निजाम बनाया हुआ होता है. तो इसीलिए सेम इज द केस विद दिस. कोई भी निजाम हो, कोई भी सिस्टम हो, वो क्या होता है, उनको ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी कॉपरेशन होती है, उनकी इंटीग्रेशन होती है. तो उस इंटीग्रेशन की बेसिस पे उनका एक गोल होता है, वो उसको अटेन करने के लिए वही निजाम होता है. तो सेम इज द केस, उनका कोई ऑब्जेक्टिव है. नाउ वी आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वी हैव फाइनेंस. फाइनेंस की बात करेंगे, फाइनेंस फंड्स के साथ डील करता है, पैसों के साथ डील करता है, व्हाटएवर जो है भी है दैट इज इन द कांसेप्ट ऑफ फंड्स. तो वी नो नाउ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. इंडिया को जो फाइनेंस है, पैसा वैसे इसका निजाम जो है वो हमें पढ़ना है. तो इफ वी गो टू द डेफिनेशंस देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट्स हैव बाकी रॉबर्टसन है, व्हाटएवर जो भी इकोनॉमिस्ट्स हैं, अगर आपको जरूरत पड़ेगी आई विल प्रोवाइड यू द डेफिनेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल सिस्टम. तो हमें अब मीनिंग जो है इसकी हम कहते हैं कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. हमें ऐसे भी कहेंगे कि इट्स अ वेल कॉम्प्लेक्स या इंटीग्रेटेड है. कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि ये कनेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉपरेशन होती है, इंटीग्रेशन इसमें अंदर है. क्या किसकी इंटीग्रेशन है? फाइनेंस सब सिस्टम्स, मतलब देयर आर सब सिस्टम्स. सिस्टम है, इसके अंदर कुछ सब सिस्टम्स हैं. फॉर एग्जांपल इट इज फाइनेंशियल सिस्टम. अब इसके अंदर कुछ सबसेट्स हैं, जिसके अंदर कौन से सबसेट्स हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरमीडिएट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अंदर सबसेट के अंदर मार्केट्स हैं, रेगुलेटरीज हैं. तो ये जो सबसेट्स हैं ये क्या करते हैं? ये फंड एंड एलोकेट करते हैं. मींस फंड्स को ट्रांसफर करना, उनको एलोकेट करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मीनो जो फंड्स है, जो इकोनॉमी के अंदर फंड्स है, फ्रॉम बिजनेसेस, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेविंग या सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप है, फंड्स को ट्रांसफर करना है, एक्सचेंज करना है, सर्विसेज को डिलीवर करना है, लेकिन रिलेटेड टू फाइनेंस. इसको क्या बोलते हैं? इट इज द फाइनेंशियल सिस्टम. इन फंड्स को एलोकेट करने के लिए वी हैव अ सिस्टम, वी हैव अ निजाम. उस निजाम को बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम. तो इसको हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं. इसी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, ये आपको याद रखना है, दैट इज फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म. जो फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म है, मैंने इस पे एक शॉर्ट बनाया था. इट वाज प्रोफेसर हालामिंट. प्रोफेसर हालामिंट था ये, तो मिंट था, इसने इस थ्योरी को डेवलप किया. इसने कहा कि जब जिस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? जहां पे कोएग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन होगी. किसकी होगी? मींस इन सिंपल वो इकोनॉमी या वो फाइनेंशियल सिस्टम जिसके अंदर दो फाइनेंशियल सिस्टम मौजूद होंगे, लाइक ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल जिसको हम कहेंगे, या अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, ये हम कहेंगे दो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. वन इज फॉर्मल, सेकंड वन इज इनफॉर्मल. वन इज फॉर्मल, दूसरा जो है दैट इज इनफॉर्मल.
तो फॉर्मल के अंदर क्या होता है, अगर हम फॉर्मल की बात करेंगे मींस उसकी इंस्टीट्यूशनल होता है, रेगुलेटरी सेटअप होता है, या उनकी वी कॉल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशनल होता है, तो उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, या वो मॉडर्न इकोनॉमी के साथ डील करते हैं। लाइक वी हैव कमर्शियल बैंक, उनकी एग्जिस्टेंस है, उनकी रेगुलेशन है, उनकी इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, तो वो क्या है, वो एक फॉर्मल फाइनेंशियल सेटअप है। और दूसरा जो है दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड, जिसके अंदर क्या होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है, रेगुलेटरी नहीं होता है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इट इज अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। लाइक वी हैव पुराने और ट्रेडिशनल और रूरल सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी के साथ डील करते हैं। लाइक वी हैव चिट फंड्स हैं, पाउंड ब्रोकर्स हैं, मनी लेंडर्स होते हैं पुराने जमाने के अंदर गांवों के अंदर, तो वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो कैटर स्पेसिफिक पर्टिकुलर रूरल पीपल्स नीड्स को कैटर करते हैं। तो दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। अब हालामिड कहता है या डुअलिज्म थ्योरी ये बताती है, जिस इकोनॉमी के अंदर, जिस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बोथ प्रेजेंट होगी, सिंपल, तो उस फाइनेंशियल सिस्टम को कहेंगे, इसको कहते हैं फाइनेंशियल डुअलिज्म। यहाँ पे डुअल मींस टू, यहाँ पे फाइनेंशियल डुअलिज्म है, बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, दिस इज फाइनेंशियल डुअलिज्म। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द मीनिंग्स। का मीनिंग तो हमें पता चली कि जैसे सिस्टम जो एलोकेट ट्रांसफर फाइनेंस इफेक्टिवली एफिशिएंटली करता है। नाउ वी हैव कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या कहते हैं, वी हैव डिफरेंट 4 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। पर अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल सिस्टम की 4 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट वन वी हैव द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। अगर हम इंटरमीडिएट वाले, इट इज मिडलमैन जो एज मिडलमैन काम करता है, तो सिंपली हम कहेंगे ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है, ये अब ट्रांसफर्स फंड्स को ट्रांसफर करना है यहाँ से वहां से। आप जो इंटरमीडिएरी हैं, आप ये जो मिडलमैन है, इसको हम बोलते हैं, ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इनको वी कॉल इट कनेक्ट करने के लिए। इसके अंदर 2 इंटरमीडिएरीज होते हैं फाइनेंशियल मींस हु एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएरी बिटवीन द अल्टीमेट लेंडर एंड द अल्टीमेट बोरोवर। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, वन इज डिपॉजिटरी इंटरमीडिएरीज एंड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, और बैंक हमको कहेंगे। सेकंड वन वी हैव नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर कौन ये इंटरमीडिएरी, जो ये वाला इंटरमीडिएरी है, इसकी यही काम है, ये एक्सेप्ट करता है फंड्स को, और दूसरा ये लैंड करता है, मींस ये लोन भी देता है, एक्सेप्ट भी करता है। लाइक वी हैव बैंक्स हमारे पास है, या कमर्शियल बैंक आरबीआई है, व्हाटएवर भी है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन डिपॉजिट, ये पैसे लोगों से कैन नॉट कलेक्ट, पैसे कोई नहीं करता है कलेक्ट, पर अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइनेंशियल कस्टमर्स को बेचता है। तो इन सिंपल ये एक्सेप्ट, इसकी बोथ फंक्शन एक्सेप्ट एंड वी कॉल लैंडिंग, इसकी ये नहीं, मींस ये इज नॉट जस्ट ये नॉन बैंक, ये डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये भी इसके अंदर ये 2 पार्ट्स है इसके अंदर। सेकंड वन वी हैव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टीट्यूशन भी हम कहेंगे, या हमारे पास इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमें क्या, हम इंस्टीट्यूशन से कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम ये कहेंगे कि these are the instruments, these are the tools and equipments जिनकी बेसिस पे फाइनेंशियल सर्विसेज या हम कहें सर्विसेज को यूज किया जाता है, ये फुलफिल होती है, डन होती है, ट्रेड होती है। टूल्स इक्विपमेंट्स जिनकी वजह से अब होगा, यहाँ पे हम इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे यहाँ पे। तो सेकंड वन वी हैव, थर्ड वन वी हैव फाइनेंशियल मार्केट्स। अब इस फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये इन्फ्लुएंसर करना, इसके अंदर एक मार्केट होता है, इसकी हम कहेंगे अरेंजमेंट होता है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। इन मार्केटों के अंदर क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स, 4 हैं, तो वी आर कंसर्न विद 2 टाइप्स। वन इज मनी मार्केट, सेकंड वन वी हैव कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट कौन सा मार्केट है, ये वो मार्केट है दैट इज डीलिंग विद यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेड होते हैं लेस देन 1 ईयर, दैट इज 364 डेज, और यहाँ पे मोर देन ग्रेटर देन 364। अब हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है, मैंने यहाँ पे कुछ ये मार्केट वो है शॉर्ट टर्म मार्केट, जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम की सर्विसेज होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, ट्रेडिंग होती है लेस देन 1 ईयर। और ये जो कैपिटल मार्केट है ये लॉन्ग टर्म मार्केट है, जहाँ पे क्या होता है कि ट्रेडिंग जो होती है ये मोर या ग्रेटर देन 1 ईयर होती है। इसके अब इनकी इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने वो हम देखेंगे भी। तो नाउ वी हैव फाइनेंशियल रेगुलेटरीज। अब जो ये फाइनेंशियल सिस्टम है, सर्विस इंस्ट्रूमेंट्स व्हाटएवर भी जो है, इनको अब रेगुलेट करना, इनको सुपरवाइज करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना। वी हैव 4 मेजर रेगुलेटरीज। वन इज सेबी, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट वाज वी कॉल फॉर्मुलेटेड 1988 के अंदर। फिर उसकी जो कॉल इट रिकॉग्नाइजेशन मिली, दैट वाज फ्रॉम सेबी एक्ट 19 वी कॉल 92 के अंदर।
फिर आरबीआई रेगुलेट जो स्टॉक मार्केट के साथ डील करता है या वी कॉल कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। मनी मार्केट जो है बेसिकली इसको रेगुलेशन जो होती है रेगुलेट करता है ये आरबीआई करता है, और इसकी जो रेगुलेशन होती है दैट इज कैपिटल मार्केट की रेगुलेशन वो करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फोर्थ वन वी हैव आरबीआई। आरबीआई इंस्टीट्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके हमें बात की है, तो वो है वो इंस्टीट्यूशन जो एंटायर कमर्शियल बैंक को सिंपली जो एंटर बैंक को रेगुलेट करता है। थर्ड वन वी हैव पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है जो पेंशन फंड्स ओल्ड एज स्कीम्स होती हैं, पेंशन्स होती हैं, उनके साथ जो डील करता है वो ये इंस्टीट्यूशन है। एंड फोर्थ वन वी हैव इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस स्कीम्स होती है, ऑर्गेनाइजेशन एलआईसी है, जीआईसी है, तो उनको मैनेज करना, उनको मैनेज और रेगुलेट करना, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज फोर फाइनेंशियल रेगुलेशंस। तो अब हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हमने पढ़े, इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, तो अब हमें पढ़ने हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। नाउ वी विल गो थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं, मोस्टली जो कहा जाता है, पूछा जाता है इकोनॉमिक एग्जाम के अंदर, दैट्स द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मैं यहाँ पे ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज दिस नाउ वी हैव लिमिटेड टाइम। प्लीज एंड प्लीज इसको याद रखिए। वी कॉल इट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है दैट इज वी कॉल रेपो रेट। मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, सिंपली जैसे इंस्ट्रूमेंट जहां पे लेस देन 1 ईयर की ट्रेडिंग होती है। रेपो रेट एट द रेट एट विच बैंक जो है कमर्शियल बैंक वो लेंड करते हैं पैसे फ्रॉम द कमर्शियल आरबीआई। तो मैंने इसके डिस्कस किया रेपो रेट क्या है इन द प्रीवियस चैप्टर। सेकंड वन वी हैव बैंक रेट मैच्योरिटी की बात करूंगा मैं। यहाँ पे जो मैच्योरिटी होती है इट इज फ्रॉम 1 to 14 डेज। यहाँ पे जो मैच्योरिटी है इट इज 1 to 14 डेज। यहाँ पे जो है इट इज 14 to 364 डेज। ये भी रेट है, यहाँ पे हमने डिस्कस, यहाँ पे कोलेटर नहीं है, यहाँ पे कोलेटर है, ये हमने डिस्कस किया है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट वी हैव दैट इज रेपो मार्केट, जो यही है वी हैव रेपो दैट इज एमएसएफ, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक ओवरनाइट विंडो है जो आरबीआई जिसकी वन डे मैच्योरिटी है, एमएसएफ पे भी हमने डिस्कस किया है। फोर्थ वन जो हमारे पास है दैट इज वी कॉल इट इंटरबैंकिंग। इंटरबैंकिंग क्या है जिसके अंदर हमारे पास इंटरबैंकिंग जो है, इंटरबैंकिंग के अंदर हमारे पास आता है पहले कॉल मनी के अंदर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरबैंक में, अगर बैंक को लोन चाहिए दूसरे बैंक लाइक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक चाहता है हमें मुझे कमर्शियल एसबीआई से लोन लेना है, अब जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करिएगा वो क्या है, इसके अंदर कॉल मनी है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से, जिसकी वजह से, जिसकी वी कॉल इट हेल्प से क्या एक दिन के लिए लोन उठा सकते हैं, मैच्योरिटी जिसकी एक दिन होती है। अब जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इनका दैट इज नोट्स मनी। इसके अंदर अब लोन जो है इट इज 2 डेज। और जो अब वी कॉल नाउ वी हैव टर्म मनी जो है, अब इसके अंदर क्या है, अब जो लोन 2 to 14 डेज यहाँ पे है, और अब जो आई एम नॉट जस्ट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर 2 डेज ही है शायद, 2 to 14 डेज को चेक कर लेना। टर्म मनी जो है इसके अंदर क्या होता है 14 to 364 डेज। ये वो है इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है। अब जो हमारे पास जो मेन इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर है, नाउ वी हैव 6 इंस्ट्रूमेंट दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, जिस शॉर्ट टर्म मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, अगर गवर्नमेंट जो क्रेडिट यूनियन से बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस इशू करते हैं मार्केट से फंड लेने, यहाँ पे जो इशूएंस होती है दैट इज बैंक्स या क्रेडिट यूनियंस। यहाँ पे क्या होती है, मैच्योरिटी यहाँ पे होती है 7 to 364 डेज। अब कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1989। यहाँ पर टैंक वर्किंग ग्रुप की ये रिकमेंडेशंस थी, फिर वुगल कमेटी जो थी उसने भी इसको, उसकी व्यूज भी थी इसके, बट उसने रिकमेंड इसको नहीं किया। तो इसके अंदर क्या है, अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, बैंक को पैसा उधार लेना है, या वी कॉल इट क्रेडिट यूनियंस को पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो एक
सर्टिफिकेट, वो एक किसी पर्टिकुलर बंदा जो है वो रेडी है पैसे देने के लिए, अब उनके साथ एक कंट्रैक्ट होता है। अब एक बैंक जो है ये उनका प्रॉमिसरी नोट देता है, तो वो कंट्रैक्ट जो होता है वो सिग्नेचर उस पे सब कुछ लिखा होता है, मीन्स एट अ रेट ऑफ डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट कितनी है, कितना टाइम है, वट एवर जो भी है उसी कंट्रैक्ट उसी पेपर पे लिखा होता है, और वो जो पेपर उसको दिया होता है उसी को हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर्स। इसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर्स। इट इज इशूड ऑन द फेस डिस्काउंट ऑफ फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर इट इज 100 करो तो इसको हम, अगर इसकी इंटरेस्ट है इसकी इंटरेस्ट वही पहले ही काटते हैं, फिर हमें प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर द रिटर्न हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। तो आप ये खुद प्लीज इसको पढ़िए। दैट वी हैव कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर भी सेम है इसी के बाद। द डिफरेंस इज कि यहाँ पे इशू जो करता है इसको कंपनीज इशू करते हैं या कॉर्पोरेशंस, और वो कॉर्पोरेशन इसको इशू कर सकते जिनकी 400 करोड़ नेट प्लस नेटवर्थ होगी, वही इनको इशू करेंगे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990। सिंपल, ये भी इशू है। नाउ द मेन डिफरेंस हियर इज कि यहाँ पे कंपनीज को लोन चाहिए, कॉर्पोरेशंस को लोन चाहिए, वो एक इशू करते हैं एक सर्टिफिकेट, डिपॉजिट, एक सर्टिफिकेट वी कॉल इट, वो जो होते हैं वो कमर्शियल पेपर होता है। तो दिस इज अ कमर्शियल पेपर। और उसके बाद हमारे पास है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट है टी बिल्स जिनको हम बोलते हैं, ये आपने सुना होगा कि ट्रेजरी बिल्स, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, पढ़ते हो तो वहां पे आप देख सकते हो, आपने देखा होगा कि वी हैव दिस द ट्रेजरी बिल्स आज इतने के दिन है, इतनी ऑक्शन हुई है। तो दैट इज ट्रेजरी बिल। सिंपल इट्स अ डेट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का डेट इंस्ट्रूमेंट, जिससे वो शॉर्ट टर्म फंड्स लेते हैं पब्लिक से, वो इशू करता है, जिस गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इशू करता है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ये है 1917 के अंदर इशू हुआ है। सिंपली अगर आप बात करें, इट इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू रेज अ शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम इकोनॉमी टू मीट हिज डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, जो उनका रेवेन्यू है वो डेफिसिट है, उसको मीट करना है। वी हैव पहले हमारे पास 7 डेज थे, 14 डेज ट्रेजरी बिल, 182 डेज, 19 डेज या 364 डेज, 82 डेज, 91 डेज। तो अब हमारे पास है 91, 182 और 364 डेज की ट्रेजरी बिल्स। और अब हमारे पास और फिफ्थ वन, लास्ट वन वी हैव, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो हमारे पास है, ओवरड्राफ्ट मींस के ड्राफ्ट, अगर आपके पास कुछ है तो इससे ओवर, फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के अंदर जो बिजनेस से इंडिविजुअल को देता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपना जो उनके पास एक्चुअल अमाउंट बैंक के पास है, बैंक उनको अलो करता है कि आप उस प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मेरे बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर 500 रुपीज है, 5000 रुपीज है, मुझे बैंक अलो करेगा एज ए बिजनेसमैन, एज ए इंस्ट्रूमेंट, दिस एज यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, मुझे बैंक अलो करेगा, आप अगर 5000 मेरे पास है, मैं 10,000 ले सकता हूं बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, मुझे अलो होता है एक्चुअल अमाउंट प्लस। तो वी हैव अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज cash management bills, cash management bills that were introduced in 1910। तो इस 1910 के अंदर इसको कैश मैनेजमेंट बिल्स, इसको 1920 शायद है, 1920 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कैश मैनेजमेंट बिल्स, बैंक्स जो है या गवर्नमेंट जो है उनकी जो टेम्पोररी नीड्स होती हैं, टेम्पोररी कैश शॉर्टेज होती है, उसको मैनेज करने के लिए उनको फंड जो मिलता है या इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं बैंकर्स देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स। और लास्ट वन वी हैव वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जिसको हम बोलते हैं VMA। तो दिस इज द वेज एंड मीन्स जहां बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है। तो इन सिंपल दीज आर द फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स बाय व्हिच द funds are raised in the money market, a market that is for less, short-term market that is for less than 364 days or 1 year. So this was the instruments of money market. Now we have the instruments of the capital market. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट मींस अब इस मार्केट के अंदर क्या है, जो लोन्स हमें चाहिए ग्रेटर देन 1 ईयर से ज्यादा, तो वो जो मार्केट है उनके लिए दैट इज कैपिटल मार्केट। अब क्या होगा बेसिकली, हम इसको इजीली इन टर्म्स कहेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, अब उसको फंड चाहिए फॉर एग्जांपल 100 करोड़, तो इस
हाँ, इस कॉर्पोरेशन को, इस कंपनी को दो यूज ऑप्शन हैं। अगर मुझे फंड चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टनर को इसके अंदर इन्वॉल्व करूंगा, वो मुझे पर्टिकुलर पैसे देगा, तो वो उस पैसे का हकदार बनेगा, वो ओनर बनेगा उस पैसे को। इसको हम कहते हैं इक्विटी। सिंपली मैं इसका इक्वल शेयर है इस पे, या कितना शेयर है उस ओनरशिप का, वो उस पर्टिकुलर परसेंटेज का वो मालिक बन जाएगा, वो मुझे पैसा देगा तो उस कंपनी का उतना ओनरशिप रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा चीज है, मैं उसको वो नहीं कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट से पैसे लूंगा, उधार लूंगा, डेट लूंगा, डेट इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, डेट ऑप्शन मेरे पास है, या क्रेडिट यूनियन मुझे पैसे देंगे तो उनका पैसे दूंगा। तो दीज आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपली टू ऑप्शंस। तो इन दो ऑप्शंस के लिए पहले जो इक्विटी है, अब स्टेक होल्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या परसेंटेज जो अब बैंक इन फाइनेंस बिजनेस के अंदर प्रेजेंट है, इसके इस इक्विटी को वी कॉल इट इंस्ट्रूमेंट के दो टाइप्स है ना। वी हैव इक्विटी मींस इक्वल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन वी हैव इक्विटी। अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं इक्विटी में किसी पार्टनर को ऐड करूंगा, तो वो पैसे जो देगा वो उसका इक्वल शेयर करेगा। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स है, सॉरी, तो इक्विटी के लिए मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब मुझे इक्विटी चाहिए ना, इक्विटी के लिए मुझे पार्टनर ऐड करना है, दैट्स कॉल्ड इक्विटी। अब इक्विटी को रेज करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज शेयर्स। मैं क्या करता हूं, ये शेयर्स इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से मैं इक्विटी में मैंने शेयर इशू किया, तो जो वो शेयर खरीदेगा तो वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर शेयर या परसेंटेज का मालिक बनेगा, ओनर बनेगा। तो दिस इज द शेयर। तो अब इस शेयर्स को दो टाइप्स है, मैं क्या करूंगा, वी कॉल इट, फिर आपको समझना है, इक्विटी मींस इक्वल पार्टनर को ऐड करने के लिए, इक्विटी मींस पार्टनर को ऐड करने के लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज शेयर। मुझे शेयर करना है, मुझे इशू करना है शेयर, जो वो खरीदेगा तो वो उस पर्टिकुलर पैसे देगा, वो परसेंटेज अपनी ओनरशिप परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इस शेयर को वी हैव टू टाइप्स दिस शेयर। शेयर हम दो तरीकों से इशू करते हैं। वन इज प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर की अगर बात करेंगे, मींस अब मैंने इशू किया है शेयर, तो पर्टिकुलर बंदे ने वो खरीदा है, वो पर्टिकुलर बंदा जो है वो एक ट्रू ओनरशिप बनता है, मैंने वो ट्रू ओनर, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट इज ट्रू ओनरशिप। ट्रू ओनरशिप क्यों ओनरशिप, इसके अंदर उसके क्या होती है, जब वो ओनर बनता है, जब बैंक ने पैसे, सॉरी, जब उसने शेयर इशू किया कंपनी ने, अब वो उसने खरीदा, जब उसने वो खरीदा तो खरीदने के बाद वो उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन या ओनरशिप प्रेजेंट करती है इन रिप्रेजेंटेशन इन दैट कंपनी। जिस ट्रू रिप्रेजेंटेशन के अंदर उसको क्या है, उसका वोटिंग राइट है, 100% वोटिंग राइट है, या डिसीजन मेकिंग राइट है। तो मींस जब मैंने वो इशू शेयर खरीदा है तो मुझे अब रिप्रेजेंटेशन, डिसीजन राइट भी है उस कंपनी का, वोटिंग राइट भी कंपनी का है। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर कंपनी को अब लॉस फेस करना पड़ा, मींस अब कंपनी को कुछ प्रॉब्लम होगी, अब उसको लॉस फेस करने पड़े, तो ये बंदा जो है, ये ही विल बी द लास्ट गाय टू रिसीव हिज प्रिंसिपल अमाउंट, बिकॉज इसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, ट्रू ओनरशिप प्रेजेंट करती है ये शेयर, तो ये भी लास्ट में होगा जो पैसा अपना वापस ले सकता है, जिसको पैसा लास्ट में मिलेगा। तो ये है ट्रू ओनरशिप, इसके अंदर वेरिएबल डिविडेंड्स के साथ उसको ट्रू ओनरशिप मिलती है। और प्रेफरेंस शेयर है, अब यहां पे ट्रू ओनरशिप नहीं है, जब मैंने शेयर खरीदा है आई बिकम ए पार्शियल ओनरशिप, मींस पार्शियल ओनरशिप के अंदर ना मुझे वोटिंग राइट है इसके अंदर, ना मुझे डिसीजन राइट है, तो मुझे जितने मुझे ओनरशिप दी है, मुझे ओनली उस पर्टिकुलर का ओनर हूं, और जब भी कंपनी का लॉस होगा, को जो आई विल बी द वन हु विल रिसीव, या ही विल बी द वन, शी विल बी द वन जो पैसा प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट रिसीव करेगा। तो यहाँ पे 100% राइट है वोटिंग राइट का, सिंपल यहाँ पर वोटिंग राइट है, उसका डिसीजन का है, यहाँ पे वो नहीं है। दिस इज द इक्विटी। अब क्या है, अब इसका इक्विटी मैंने कहा कि इस पार्टनर को ऐड करने के लिए हमारे पास ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हमें एक दूसरा मैंने बताया कि अब डेट है, कर्जा लेना है इसको, इसके लिए भी इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वन इज कॉल्ड डिबेंचर, दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड्स। सिंपली डिबेंचर क्या होता है,
अगर फंड्स मार्केट से रेज करने हैं फंड्स जो है, मगर ये जो फंड्स करेगा ये कंपनीज का मसला है। अगर कंपनीज को फंड करना है रेज मार्केट से, तो वो इंस्ट्रूमेंट यूज करें ग्रेटर देन 1 ईयर, वो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे, वो कंट्रैक्ट जो होगा वो एक पेपर बनेगा, वो उनको मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम क्या है, इट इज अ डिबेंचर। वो इशू सॉरी डिबेंचर इशू करेंगे, वो डिबेंचर जो खरीदेगा तो वो पर्टिकुलर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से वो फंड रेज करते हैं इन कैपिटल मार्केट। तो ये जो है ये कंपनी इशू करते हैं, जो मैच्योरिटी है दैट इज ग्रेटर देन 364 1 ईयर। अब जो यहाँ पे जो है डेबिट जो यहाँ से पैसे उनको मिलता है कंपनीज को, बॉन्ड जो है ये अब गवर्नमेंट करता है ना, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट या लार्ज कॉर्पोरेशंस। जो लार्ज कॉर्पोरेशंस है अगर उनको फंड चाहिए फंड रेज करने के लिए, दे हैव द इंस्ट्रूमेंट्स। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेफ होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होगी, लेकिन नाउ इट विल स्टे बिकॉज़ ये गवर्नमेंट का है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिस्क होता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एज कंपेयर टू द बॉन्ड्स। तो दिस वाज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो इसके साथ कैपिटल मार्केट भी कंप्लीट हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स और रेगुलेटरीज भी कंप्लीट हुई। जो अब हमारे पास जो सिलेबस के अंदर है दैट इज वी हैव ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब हमने कहा अब हमारे पास है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स और आरआरबीज और डेवलपमेंट बैंक्स। तो इन को हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम कुछ और टॉपिक्स को डिलीवर करेंगे। वी हैव नॉन बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर हम बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करेंगे, वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो हमें डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विस रेंट करते हैं। बट द डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स होती हैं और लेंडिंग भी एडवांसेस भी देते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, बट ये लेंड सर्विसेज देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, दे आर नॉट लाइसेंस्ड एज बैंक्स, ये बैंक्स की लाइसेंस नहीं उनकी होती हैं, ये लाइसेंस जो होती है इट इज रेगुलेटेड बाय बैंक, इनकी लाइसेंस है। ये डिफरेंट पर्टिकुलर सेक्टर्स पे बात करते हैं, सॉरी नीड्स को कैटर करते हैं, या कुछ पर्टिकुलर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनका होता है, या डेरिवेटिव्स, इक्विटीज, शेयर्स, सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं, डेरिवेटिव्स के साथ। इसके अंदर हमारे पास ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो जो होती है वो पर्टिकुलर सेक्टर के साथ डील करती हैं। अदरवाइज मेन डिफरेंस इसकी एक्सेप्ट एंड लेंडिंग डिपॉजिट्स या एडवांसिंग, ये उनकी डिफरेंस होती है। The main difference between the banking financial companies and non-banking financial companies is that they provide huge services as compared to that, like accept and deposit and lending advances. As compared to, they also provide the same, but they are not regulated in short terms. They are not licensed as bankers. या ये क्रेडिट क्रिएशन भी कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन या डिफरेंट पेमेंट्स देते हैं, लेकिन इसकी जो ये फुल एबिलिटी नहीं है, ये क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकती है या कर सकता है इंस्टीट्यूशन, ना ये हमें कोई सर्विस दे सकता है पेमेंट। लाइक हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, डिफरेंट सर्विसेज हैं पेमेंट्स के लिए, तो ये प्रोवाइड कर रहा था, ये नहीं प्रोवाइड कर सकता है। नाउ वी हैव द कमर्शियल बैंक्स। अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करेंगे, तो हम कहेंगे इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और एडवांसेस। सिंपल मैं कहूंगा, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और लोन देगा लैंड अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन के लिए, ताकि ही विल अर्न द प्रॉफिट। सिंपल प्रॉफिट वो ले सकता है उनसे जब वो लोन देगा। तो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स क्या है, लोन को वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। फिर इसके अंदर प्राइवेट बैंक एनालॉजी के अंदर हमको होते हैं सेपरेट, फंक्शन करता है सेपरेट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक से, या इसके अंदर पब्लिक बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शंस हैं इसकी, नाउ वी आर डीलिंग विद द फंक्शंस इसकी आती हैं एग्जाम के अंदर। फर्स्ट वन जो फंक्शंस है, इट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। सिंपल मैंने बात की, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, वन इज सेविंग डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट्स, ये आप खुद देखोगे क्या है। सेकंड वन वी हैव डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, सिंपली डिपॉजिट को एक्सेप्ट करें, मैं डिपॉजिट बैंक के अंदर करूं, वो एक्सेप्ट करता है, इट्स फंक्शन ऑफ बैंक।
सेकंड वन वी हैव लोन्स, लैंडिंग या एडवांस लोन्स। ये लोन हमें एडवांस देता है, ये कौन देता है? बैंक की फंक्शन करता है, मुझे लोन चाहिए, पर्टिकुलर लोन, हाउसिंग लोन, व्हाटएवर, एजुकेशन लोन, ये कौन देगा मुझे? इट्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक। तो इसके अंदर हमारे पास कैश क्रेडिट होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, डिमांड लोन्स है, ओवरड्राफ्ट है, वो आप डिस्कस करोगे खुद। थर्ड वन वी हैव वी कॉल क्रेडिट क्रिएशंस। क्रेडिट क्रिएशन मींस इसी फंक्शन ये भी है कि क्रेडिट को क्रिएट करना है। दिस इज द वन इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, पैसे को क्रिएट करना फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट टू डेरिवेटिव डिपॉजिट, दिस इज द क्रेडिट क्रिएशन। फोर्थ वन वी हैव, इसके कुछ ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस हैं या मिस ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि ये क्या करता है, हम कहेंगे कि ये डिफरेंट सर्विस हमें देता है, लाइक ट्रैवलर्स चेक क्यू, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कर, लॉकर फैसिलिटी देता है, या कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा, कोई कमर्शियल बैंक जो है वो कुछ स्टेट मार्केट इकोनॉमी की या बिजनेस ट्रेंड्स की डेटा लेकर उसका रिव्यू लेता है, तो वो प्रोवाइड करता है अपने पीरियोडिक मंथली से। तो मींस के देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक दैट आर कंसर्न्ड विद द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग लोन्स, क्रेडिट क्रिएशन, ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शन, डिफरेंट मींस के बिजनेस सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए कैसे ये रोल करता है। दिस इज द कमर्शियल बैंक। नाउ वी हैव द बैंक आल्सो, दूसरा बैंक जो हमारे पास है दैट इज डेवलपमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक की हम बात नहीं करेंगे इसके अंदर, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है, उसको हम थोड़ा बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। डेवलपमेंट बैंक्स, जो डेवलपमेंट बैंक्स है, इफ यू गो थ्रू हिस्ट्री, डेवलपमेंट बैंक्स की इन्वेंशन क्या फ्रॉम द सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट जो डेवलपमेंट बैंक था इट वाज डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान, जो 1902 के अंदर जो फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था, इट वाज इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948। तो डेवलपमेंट बैंक्स की काम क्या है? डेवलप इकोनॉमी को डेवलप करना, डेवलपमेंट प्रमोशन देनी है, पैसे देने हैं, फंड्स देने हैं, फंड्स एलोकेट करने के लिए द डिवाइडेड ऑफ पर्टिकुलर बैंक दैट इज डेवलपमेंट बैंक। अगर स्टेट हो गए व्हाई डेवलप बैंक्स मैन, वी हैव डिफरेंट, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे वी हैव ऑल इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स, we have state and we have foreign banks। तो ऑल इंडियन डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास लार्ज है और स्मॉल है। लार्ज के अंदर क्या है? ऑल इंडियन लेवल के अंदर, ऑल इंडियन के लेवल के अंदर हमारे पास लार्ज है और स्मॉल है। लार्ज के अंदर हमारे पास है वी कॉल इट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, या we call it industrial development bank of India या financial corporation of India, financial corporation of India। तो ये तीन है। तो स्मॉल लेवल के अंदर हमारे पास है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, फिर हमारे पास जो है स्टेट लेवल के अंदर वह है स्मॉल इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से डेवलपमेंट्स। तो वो जो है फिर हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर क्या है? दैट इज नाबार्ड एट इंटरनेशनल लेवल। दूसरा है लोकल स्टेट लेवल के अंदर हमारे पास है SLDBS, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। फिर हमारे पास लोकल एरिया के अंदर है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो उसके अंदर फिर हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे पास है, इट्स अ फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया। तो वो ऑल इंडियन लेवल पे है। तो इसकी ये स्ट्रक्चर है। तो इस फाइनेंस बोर्ड की हमें डिफाइन करता है, इन सिंपली बोर्ड की इकोनॉमिक्स था, वो अपना डिफिनेशन देता है, वो हम उससे बात नहीं करेंगे, वो खुद करेंगे, आप पढ़ोगे, आई विल प्रोवाइड मटेरियल फॉर दैट इफ यू नीड। तो इट इज इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, जो डेवलपमेंट इकोनॉमी का प्रोवाइड करता है, या फाइनेंस एडुकेट फाइनेंशियल नीड्स, या लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है, मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है, या उन सेक्टर्स को पैसे देता है जिनको रिस्क होता है, या उन सेक्टर्स को जो थोड़ा बहुत जिनकी इकोनॉमी सफिशिएंट नहीं होती है, या जो उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को पैसा देता है जिनको एडुकेट फंड्स कमर्शियल बैंक नहीं दे सकता है। तो उसकी डेवलपमेंट के लिए वी हैव अ बैंक दैट इज इन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी अपनी फंक्शंस है, अब फंक्शंस की बात करेंगे तो अगर हम वी हैव द फंक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट बैंक। अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे, हम पहले कहेंगे कि रिस्क कैपिटल देता है, बिकॉज उसको पता नहीं है कि मुझे क्या रिटर्न मिलेगा या पैसे, तो इसमें इसकी रिस्क कैपिटल। दूसरा जो है ये क्या करता है, अंडरराइट इश्यूज ऑफ शेयर्स, ये अंडरराइट करता है इशू ऑफ शेयर्स व्हाटएवर, या हम कहेंगे एसिस्टेंस देता है
मैंने प्रोजेक्ट हो गया इंडस्ट्री को बनाने के लिए, ये असिस्टेंस देता है कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्रीज को व्हीकल मॉडर्नाइज करने के लिए, सेटअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए। मींस देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट दैट आर कंसर्न्ड फॉर द डेवलपमेंट। वी हैव डिफरेंट थियरी, वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग द डेवलपमेंट बैंक, वी हैव a lot of history how development banks evolved, and what are the major objectives of the development banks, and what are the structure of the development banks that I have we call it provide you in just of these the structure of the development banks. So this was a to some extent major some of the major topics of the Indian financial system that I provided in this lecture, an overview for that. तो अब हम कुछ दूसरे लेक्चर के अंदर हम वी कॉल इट के कुछ और भी इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे दैट आर लाइक आरआरबीज हैं, वी हैव सेबी है, वी हैव बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो मतलब सेबी हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ आरआरबीज, व्हाटएवर हिस्ट्री ऑफ आरआरबी हो इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज दिस पर्टिकुलर, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।